नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मुगल सैन्य व्यवस्था प्रशासन के अंदर हम कर चुके हैं और इसके बाद में हमने पढ़ा मनसबदार व्यवस्था मुगल काल के अंदर। आज हम पढ़ेंगे मुगल सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि स्कूल व्याख्याता के लिए संपूर्ण कोर्स निःशुल्क हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ में आप टेस्ट सीरीज मिलती है यहाँ पर, और प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देखिए, विश्व इतिहास के भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। मुगल सैन्य व्यवस्था ये कैंप व्यवस्था थी, और अकबर ने मिस्री दस्ते की शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान रखना है। या पूछे आपसे कि सैनिक अधिकारियों का सबसे प्रतिष्ठित पद क्या था, तो खान है जमाना, इसके बाद खान है खाना, और साहिब तोजी है। देखिए साहिब तोजी है क्या है। साहिब तोजी है सैनिक लेखों का प्रभारी, है ना। साहिब तोजी पहले भी आपको प्रशासन में पढ़ाया था। राजधानी में वेतन का वितरण करता जो है वो साहिब तोजी कहलाता है। मीर बख्शी जो सेना का प्रमुख होता था, है ना, ये महावेतन अधिकारी भी था। प्रकार क्या थे? अहदी सैनिक। अहदी सैनिक के उच्च वर्ग से संबंधित थे दोस्तों, है ना, और केवल बादशाह के लिए थे, यानी कि बादशाह के अंगरक्षक जिनको वालाशाही के नाम से जानते थे, इनके अंदर अहदी सैनिकों का था। दाखिली सैनिक। दाखिली सैनिक राज्य द्वारा नियुक्त होते थे, लेकिन ये मनसब द्वारा साथ जाते थे, उन्हीं के अधीन कार्य करते थे। कुमकी क्या है? तो ये घुड़सवार सैनिक थे, मनसबदार के साथ जाते थे, ये भी कुमकी सैनिक जो है। इसके बाद में दाग ए महाली हुए। दाग ए महाली विभाग 1572-73 में अकबर द्वारा आरंभ किया गया, और दाग ए महाली विभाग के द्वारा यानी कि सैनिकों का चेहरा हुलिया रखने की शुरुआत, घोड़ों को दागने की शुरुआत जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी सल्तनत काल में, तो मुगल काल के अंदर किसने आरंभ की? अकबर के द्वारा आरंभ की गई। 10 बीसी व्यवस्था, 10 बीसी व्यवस्था चालू की थी अकबर ने। ये क्या थी? इसके अंदर निम्न अस्पा, एक अस्पा, दो अस्पा, इसको ये कस्बा भी बोलते हैं कई भी कई, ठीक है ना, और दो अस्पा, सी अस्पा। तो ये 4 प्रकार से थी 10 बीसी व्यवस्था। इसको क्या कहते हैं? देखो, निम्न अस्पा का मतलब है एक घोड़ा और 2 सवार, यानी 2 सैनिकों के बीच में एक घोड़ा। इस एक घोड़े का इस्तेमाल कभी ये करेगा, कभी ये करेगा। एक अस्पा का मतलब है एक घोड़ा और एक सवार, यानी एक सैनिक के पास एक घोड़ा रहेगा। 2 अस्पा का मतलब है एक सैनिक के पास 2 घोड़े रहेंगे, तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। और जिस सैनिक के पास 3 घोड़े हो उसको क्या कहेंगे? आपको पता है, 2 अस्पा सिंह अस्पा। यह व्यवस्था जो है 2 अस्पा सिंह अस्पा, ये व्यवस्था जहांगीर ने स्टार्ट की थी। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, यह व्यवस्था किसके द्वारा? और ये बाकी तीनों व्यवस्था है ये अकबर के समय शुरुआत की गई थी, तो इसका आप ध्यान रखें। अब है निम्न अस्पा, एक अस्पा और 2 अस्पा, ये किसके द्वारा? अकबर द्वारा। और 2 अस्पा सिंह अस्पा ये जहांगीर द्वारा 1615 के। सैन्य संगठन क्या था? पैदल सैनिक थे, अश्वारोही थे, तोपखाना था, नौसेना था, हस्ती सेना था। पैदल सेना के अंदर अहेसाम और सेहबंदी। अहेसाम और सेहबंदी का मतलब, अहेसाम के अंदर तो बंदूकची और शमशीरबाज मतलब तलवारबाज दोनों आते थे, और सेहबंदी के मतलब रसद सामग्री वाला जो व्यवस्थापक था उसको सेहबंदी के नाम से जानते हैं। अश्वाराही सैनिक के अंदर बरगीर और सिलेदार। सिलेदार के अंदर स्वयं के घोड़े थे, और बरगीर के अंदर राज्य द्वारा दिए जाते थे। और नौसैनिक, नौसेना के अंदर जो प्रमुख था मीर बहर था। हस्ती सेना पीलखाना और हल्की, ये 2 तरह से थे, आपको आगे बढ़ा दूंगा। अब है सशस्त्र परिचर। सशस्त्र परिचर कहते हैं किसको? ताबिनान को। रिसला, रिसाला, है ना। तो रिसाला व्यवस्था क्या थी? यानी कि वो जो घोड़ों के जो मतलब सैनिक थे उनको रिसाला कहते थे। और अकबर के काल की जो रिसाला थी वो एशिया की सबसे बढ़िया थी। अरबी घोड़ों को वरीयता दी जाती थी। अबुल फजल ने मुजना, तुर्की, याबू, ताजी, जंगड़ा इस नाम से घोड़ों की नस्लों का वर्णन किया है। खिदमतिया, तो खिदमतिया क्या है? ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते थे, और शाही महलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी थी। अब है खोम्स। खोम्स कहते हैं लूट के माल को, और यहाँ पर लूट के माल का कोई भी भाग सैनिकों को नहीं मिलता था, क्योंकि इनका जो वेतन था वो निर्धारित होता था दोस्तों। अब है तोपखाना। तोपखाना, और इसका प्रमुख कौन था? मीर आतिश इसका प्रमुख होता था। बेतरदा की नियुक्ति भी तोपखाने के अंदर की गई थी। ये तजुक के जहांगीरी के अंदर उल्लेख मिलता है। यरगो नाम से एक जो मशीन का आविष्कार किया था, मतलब अकबर के समय, ये तोपों के नाले साफ करने के लिए थी। एक साथ 17 नाले इसके साफ किए जा सकते थे, तो ये तकनीक थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये अकबर के समय, सॉरी, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये बाबर के समय तुर्क तोपची थे, है ना, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। अब रूमी खां। रूमी खां आया था हुमायूं के समय। रूमी खां बहादुर शाह तक जो गुजरात का राजा था उसके दरबार में था, उसी के द्वारा इसको उपाधि दी गई थी, और हुमायूं के तोप खाने में काम किया था। कबीर और हुसैन अकबर के एक तोपची और बंदूकची थे, इनको ध्यान रखना। मनुची। मनुची ने दारा सिकों के समय, किसके समय? दारा के समय तोप खाने में काम किया था। फिदाई खां। फिदाई खां औरंगजेब का तोपची था। ये इसके समय, औरंगजेब के समय तोपची केवल कन्नौज से भर्ती किए जाते थे।
मुगल तोप, तोपों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जिनसी भारी तोप को कहते थे और दस्ती हल्की तोप को कहते थे। अब हल्की तोप के अंदर और भारी तोप के अंदर आपसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देकर कौन सी भारी है और कौन सी हल्की है। तो गाजी खां, शेर दहाड़, फतेह लश्कर और जहां कुसा, ये सारी ही भारी तोपें हैं, जिनसी है। दस्ती कौन सी है? गजनाल, नरनाल, शत्रुनाल, अराब। अराब यानी पहिए वाली, शत्रुनाल ऊँट की और नरनाल मनुष्य की, गजनाल हाथियों के ऊपर जो रखकर चलाई जाती थी उनको गजनाल जाते हैं। शक्कर नीति नाम से एक ग्रंथ है जिसके अंदर 16वीं शताब्दी में बारूद की जानकारी हमें मिलती है। मल्लिका मैदान, ये रूमी खां के द्वारा निर्मित की गई तोप थी जो अहमदाबाद के अंदर इसने बनाई थी, रूमी खां ने। मल्लिक मैदान। जहाज देखिए, ये जहाज के बारे में बाद में आएंगे, फिर बीच में आगे, पहले ये पढ़ा देता हूँ। फतेह रहब, फतेह रहब क्या है? गोलकुंडा के अंदर औरंगजेब के द्वारा नक्काशी युक्त तोप का नाम क्या था? फतेह रहब। तो फतेह रहब और मलिक मैदान दोनों का आप ध्यान रखना, दोनों ही क्या है? फतेह रहब तो गोलकुंडा के अंदर है, मुगलकालीन तोपों के नाम है। सियालकोट और मेवाड़, यहाँ पर जोरदार बंदूकों का निर्माण किया जाता था, दोनों ही जगह। नौसेना, नौसेना नहीं थी, सबसे कमज़ोर थी, और यहाँ पर इसका जो प्रमुख था दोस्तों उसको कहते थे मीर बहरी। सिद्धियों के पास यहाँ नौसेना मतलब समुद्र तट का जिम्मा सौंप रखा था इन्होंने। नकुदाऊ यानी जहाज़ का प्रबंधक कहलाता है। गंज एसवाई, गंज एसवाई है ना, ये औरंगजेब द्वारा निर्मित जहाज है। इसका कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है गंज एसवाई का। मोलिम क्या है? मोलिम एक व्यक्ति होता था जो जहाज़ों के अंदर सितारों की गणनाओं के लिए काम में करता था। नवाड़, बंदरगाहों को नवाड़ कहते थे, ठीक है, बंदरगाहों को क्या कहते थे? नवाड़। नवाड़ कहा जाता था दोस्तों बंदरगाहों को, ये आ गया देखो। और इस नवाड़ का जो प्रमुख था उसको कहते थे मुस्तदी। क्या कहते थे? मुतसदी। बंदरगाहों का प्रमुख मुतसदी कहलाता था। सूरत, सूरत का जो मतलब नवाड़ था, सूरत का नवाड़ सबसे प्रसिद्ध नवाड़ था दोस्तों, और इसको बाबुल मक्का के नाम से जानते थे, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसके अंदर और आप ध्यान रखेंगे, देखो ये जहाज़ों के बारे में बता दिया, तो अब आते हैं जहाज़ों पर। ये देखो टेबल मैंने बना के छोड़ी थी यहाँ पर, ये रही जहाज़ों वाली टेबल, कहाँ गई देखना पड़ेगा, ये रही ये वाली जहाज। सलीम और इलाही ये अकबर के समय के जहाज़ हैं। शाहजहाँ ने शाही गंजावर का निर्माण करवाया और औरंगजेब ने गंज सवाही जहाज का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने तो फतेह रहब का निर्माण करवाया था, ये तो तोप थी, और गंज सवाही नाम से इसने जहाज का निर्माण करवाया था। अब देखिए और जो है मेवरा, मेवरा मेवाड़ के लोग थे, और ये मतलब मुगलों की सेना के अंदर गुप्तचर का कार्य करते थे। गेला, ये सेना के अंदर दास थे गेला नाम से, एक आएगा गेला और एक आएगा चेला। तो चेला क्या है वो अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। अकबर ने एक दस्ते का निर्माण किया था दोस्तों, पैदल सैनिक के एक दस्ते का निर्माण, जिसको क्या कहा गया? चेला कहा गया। तो गेला चेला हो गया। पल्लकिया, जब घायल हो जाते थे ना तो उनको, घायलों को जो युद्ध भूमि से लेकर जाता था उनको क्या कहते थे? पालकिन गाल गाल ले जाता, तो क्या हो गया? पल्लकिया हो गया। और गेला चेला हो ही गया आपका। गेला मतलब सेना का दास। अकबर, अकबर ने पैदल सैनिकों का दस्ता बनवाया जिसको चेला कहा जाता था, ये बता दिया अभी आपको। हस्ती सेना, हस्ती सेना दो तरह से आप याद रखेंगे। हस्ती विभाग यानी हाथी विभाग क्या कहलाता था? पीलखाना कहलाता था। हल्का क्या कहते हैं? हाथियों के संगठित समूह को हल्का के नाम से जानते हैं। बंदी गृह, बंदी गृह का उल्लेख विलियम फिंच के द्वारा किया जाता है। रणथंबोर और बयाना, यहाँ पर बंदियों को रखा जाता था, दोनों ही राजस्थान से संबंधित है। रोहतास के अंदर फांसी के लिए बंदियों को लेकर जाया जाता। तो ये थे दोस्तों कुछ आपके इम्पोर्टेंट मतलब सैन्य व्यवस्था से संबंधित, और इतना आप पढ़ लोगे तो स्कूल व्याकरण में आपकी सैन्य व्यवस्था इससे बाहर है नहीं जाएगी। जितना भी प्रश्न आएगा आप वहाँ से कर लोगे। और इसके बाद में मैं आपको करवा दूंगा दोस्तों, आपका बचा है जो भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो आएगा भू राजस्व व्यवस्था के। भू राजस्व व्यवस्था का टॉपिक आने के बाद हम करेंगे दोस्तों इसके बाद कला और संस्कृति। तो इस तरह से 4-5 वीडियो और आएंगे, सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, और ये सारी वीडियो आप देख लेंगे और अच्छे से आप याद कर लोगे तो आप जो मुगल काल के अंदर है वो सारा का सारा हो जाएगा। क्योंकि सल्तनत काल हम पहले ही कर चुके हैं। आपको यदि मध्यकाल की नहीं मिल रहे हैं वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाओ, सल्तनत काल का मैंने बहुत अच्छे से करवाया। आप उन वीडियो को बार बार देखें, अपनी किताब से पढ़ें और आए हुए प्रश्नों को हल करें, तो आप मध्यकाल के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, है ना। सल्तनत काल के अंदर मैंने सारा करवा दिया है, और मुगल काल के अंदर मैंने साहित्य से शुरुआत करवा के प्रशासन पूरा करवा दूंगा, कला संस्कृति पूरा करवा दूंगा, और बाकी यदि बाद में समय मिला तो मैं आपको साथ साथ में जो इनका साम्राज्य है ना, साम्राज्य के बारे में भी बता दूंगा कि अकबर के समय क्या था, कितने थे, मतलब जो भी है। मुख्य जो प्रश्न आएंगे मुगल से, कला संस्कृति और प्रशासन से ही पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।